नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। और पॉलिटिकल साइंस में हम चर्चा कर रहे थे। हमारा जो विषय है उसके अंदर जो पॉलिटिकल सिद्धांत होता है ना, सॉरी, पॉलिटिकल थ्योरी, हिंदी में कहे तो राजनीति सिद्धांत, वो विषय हमारा चल रहा था। और उसमें हम राज्य को लेकर चर्चा कर रहे थे। और राज्य को लेकर चर्चा कर रहे थे ना, उसमें हम देख रहे थे कि राज्य किस प्रकार का होना चाहिए। किन लोगों ने, किन विचारकों ने राज्य को लेकर क्या कहा है, क्या कथन दिए हैं, कौन सी बुकें लिखी है जिसमें राज्य का मतलब कि उन्होंने अध्याय किया है, मतलब अध्ययन किया है राज्य का। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में चर्चा की और लगभग 3 क्लासें हमारी हो चुकी है। 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ ली है। पहला तो हमने शास्त्रीय विचारधारा पढ़ी है कि किस प्रकार शास्त्रीय विचारधारा होती है जो पूंजीवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। और एक अराजकतावादी विचारधारा हमने देखी थी, हल्का सा हमने समझा था कि किस प्रकार वो राज्य को खत्म ही कर देना चाहती है बिल्कुल भी। ठीक है, और अराजकतावादी विचारधारा आगे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो। और उसके बाद हमने आधुनिक विचारधारा देखी थी पिछली क्लास में। और ये सारी चीज़ें उदारवाद को लेकर हो रही है। उदारवाद का मतलब आपको पता है कि स्वतंत्रता होता है। तो कहीं न कहीं ये स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि राज्य को किस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो शास्त्रीय विचारधारा ने पूंजीवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की। आधुनिक जब उदारवाद आया, आधुनिक विचारधारा आई, उसने कहीं न कहीं राज्य को वापस स्थापित करने की कोशिश की। और आज हमारे जो विषय है ना पढ़ने का, वो है मार्क्सवाद। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सवाद आज का हमारा जो विषय है ना, मार्क्सवाद। अभी मार्क्सवाद क्या है? काफ़ी मतलब कि पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, काफ़ी पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, लेकिन आज जो पढ़ोगे ना फिर नहीं भूलोगे आपकी मार्क्सवाद क्या है। बस साथ बने रहना और समझना हर एक चीज़ को। जो समझ में ना आए ना कमेंट कर देना। बस ध्यान से देखना और सुनना। हम वापस पीछे लौटेंगे थोड़ा, जहाँ हमारी पहली क्लास में शुरू की थी ना, वहाँ पे आपको पता होगा कि किसी ने राज्य को लेकर कहा है कि ये तो ईश्वर का अवतार है। हमने पहली क्लास में इसकी चर्चा की थी, राज्य ईश्वर का अवतार है। किसी ने कहा था कि राज्य ईश्वर का अवतार। देखो, हर एक चीज को ध्यान से समझना, ठीक है, हर एक चीज को, क्योंकि हम मार्क्सवाद को पढ़ना है ना, तो इन चीजों की चर्चा करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मार्क्सवाद इन चीजों से परेशान हो गया था, इनसे, इन कथनों से। और इन कथनों के द्वारा जो विचारधाराएं सामने है ना लोगों के लिए, ठीक है, तो उससे मार्क्सवाद परेशान हो गया था। और कौन थे? कार्ल मार्क्स था और एक था फ्रेडरिक एंगल्स था। दोनों थे इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो हमारे विचारक पहले पढ़ने ना इसमें वो है। तो ध्यान से सुनना यहाँ पे। इससे आपको क्या लगता है? राज्य ईश्वर का अवतार है मतलब कहीं ना कहीं राज्य को साध्य बना दिया गया, मतलब साध्य और लोगों को साधन मान लिया गया। अब साध्य और साधन क्या होता है? तो लोग किसी के लिए कार्य करते हैं ना, किसी को अपना एक मतलब इकाई के रूप में किसी को मानते हैं ना जो लोग, तो वो राज्य को मानेंगे क्योंकि राज्य साध्य है, मतलब कि सर्वोच्च है उनके लिए राज्य। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का अवतार माना है ना इन लोग विचारकों ने। तो ईश्वर का अवतार क्या हो गया कि राज्य अच्छा है, मतलब कि ठीक है, अच्छा मान लिया है। फिर आप देखना कि इसी को लेकर हमने अराजकतावादियों पर थोड़ा चर्चा की थी। अराजकतावादी, समझते हुए चलना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राज्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने राज्य का कॉन्सेप्ट समाप्त कर दिया था कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। इन्होंने जो कहा ना, ठीक है, किस आधार पे कहा वो भी समझ लो। इन्होंने कहा कि राज्य समाप्त होना चाहिए और एकदम समाप्त होना चाहिए, एकदम से समाप्त। मतलब कि ये खराब चीज है, ये होना ही नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ये कहा कि शांति होनी चाहिए बस। ये इन्होंने पूछा, किससे पूछा? इनसे पूछा है कैसे मिलेगी? वो कहेगा ये राज्य समाप्त हो जाएगा ना, तो ये सारे भेदभाव ही समाप्त हो जाएंगे। ये इसी की करामात है राज्य की। ठीक है, क्या? कौन सी करामात? ये भेदभाव फैलाने की, वो सारी चीजें। क्यों? क्योंकि ये लोग प्राचीन थे और जो राज्य की व्यवस्था थी ना, राजाओं की व्यवस्था, ठीक है, और जहाँ पे भी सरकार थी उनकी व्यवस्था, जहाँ पे भी नगर थे उनकी व्यवस्था, ये देखते आ रहे थे लोग। ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखना। ये इसका नाम हेगल है जिसने कथन दिया था ये, सॉरी, गार्नर। गार्नर ने कथन दिया था ये। और ये वचनीय, ये अराजकतावादी अलग है। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया, वैसे भी समझ जाओगे। ठीक है, तो जो ये व्यवस्था देखते आ रहे थे ना, इनको राज्य से नफरत हो गई थी बिल्कुल ही, कि राज्य नहीं होना चाहिए, खत्म कर दिया। ध्यान रखना कि एकदम से समाप्त किया है इन्होंने, कि राज्य बिल्कुल एकदम समाप्त कर दो इसको, जैसे करना चाहो ना कर दो आप। मार के करना चाहो तो मार के कर दो, राजाओं को खत्म करना कर दो, लेकिन इसको समाप्त करो आप, इन सीमाओं को समाप्त करो, लोगों को अकेले रहने दो, खुश रहने दो, वो खुश रहेंगे। ठीक है, इन्होंने ये बात की।
हमने यहाँ पे चर्चा इसलिए की, मार्क्सवाद भी राज्य को समाप्त होने की बात करेगा, ठीक है, लेकिन मार्क्सवाद समाजवाद की बात करेगा, समाजवाद की। अब समाजवाद की जब भी बात करेगा ना, तो कहीं ना कहीं राज्य अस्तित्व में आएगा इसके, ठीक है। समाजवाद, आज भारत ने समाजवाद अपनाया है ना, भारत देश ने, ठीक है। तो सरकार है ना, तभी तो समाजवाद अपनाया है, सरकार नहीं होती तो समाजवाद ही नहीं अपना पाते, ठीक है, समझ रहे हो ना, कैसे अब समझना है इसको, आप समझे नहीं होंगे तो। समाजवाद का अर्थ निकलता है वो है कि कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी। और हमारा जो उद्देश्य है ना, आज हमारे संविधान का उद्देश्य, हमारे राज्य का उद्देश्य वो क्या है, हमारे राज्य का उद्देश्य हमारे सामने ना, वो ये है कि सबसे पहले लोगों के कल्याण होना चाहिए, भारत की जनता सर्वोच्च है सबसे पहले, उसके बाद कोई पूंजीपति वर्ग है ना, अगर वो उठना चाह रहा है ऊपर, ठीक है, जितना ऊपर उठना चाहता है उठे, लेकिन देश की जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए, देश की जनता को। कुल मिला के जो भी कार्य किया जाएगा ना, वो देश की जनता के लिए किया जाएगा, ना कि किसी एक वर्ग के लिए किया जाएगा, ठीक है, एक वर्ग के लिए नहीं किया जाएगा, एक वर्ग के लिए नहीं किया जाएगा। शुरुआत में मार्क्स यही चीज कहता है कि राज्य द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई है कि सिर्फ एक ही वर्ग के लिए कार्य हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ इतना समझना कि मार्क्सवाद ने कहीं ना कहीं समाजवाद की बात की थी, लेकिन बाद में चल के उसने चेंज कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम यहाँ पे चल रहे थे, हर एक चीज को समझते हुए चलना, तभी समझ में आएगी चीजें, फिर भूलोगे नहीं, ऐसी समझ में आएगी, ठीक है। दूसरी, हम अराजकतावादियों ने राज्य को खत्म करने की बात कर दी, इनके बाद कहीं ना कहीं संतुलन बिठाने का कार्य किया था किसने, शास्त्रीय विचारधारा ने, समझना है इसको, शास्त्रीय विचारधारा ने। शास्त्रीय विचारधारा मतलब कि शास्त्रीय उदारवाद। एक चीज आपको आ रही है ना दिमाग में, अराजकतावादियों ने क्या कहा कि राज्य नहीं होना चाहिए, मतलब इन्होंने पूरी तरीके से लोगों को स्वतंत्र कर दिया, मतलब आजाद कर दिया, मतलब कि एक पिंजरा है जिसमें 100 पक्षियों को कैद करके रखा है, ठीक है, उनको सब दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं, वो खुश भी हैं, ठीक है, लेकिन उन्हीं में से 10 पक्षी ऐसे निकलते हैं कि नहीं, हमें तो आसमान में उड़ना है, हमें यहाँ पे नहीं रहना है। 90 लोग खुश हैं, मान लो, समझना, 90 लोग खुश है, लेकिन उन 10 लोगों ने ऐसी क्रांति की, ऐसी क्रांति की, ये वही अराजकतावादी थे, समझना, ये 10 लोगों ने ऐसी क्रांति की कि 10 के साथ ये 90 भी उड़ गए आसमान में, मतलब कि पूरी तरीके से आजाद करने का काम किसने किया, अराजकतावादियों ने किया। इसके बाद शास्त्रीय विचारधारा सामने आती है, इसने कहा कि चलो तुम आसमान में उड़ तो रहे हो ना पक्षियों को, ठीक है, मान लो कि ये पिंजरा था, इनमें ये पक्षी थे, अब अराजकतावादियों ने इस पिंजरे को समाप्त कर दिया, कह दिया कि उड़ो, तुम जहां उड़ना चाहो ना उड़ो, कोई तुम्हें बंदिश नहीं होगी, ठीक है। इन्होंने ये कर दिया, शास्त्रीय विचारधारा हमारे सामने आती है। शास्त्रीय विचारधारा ने क्या किया कि इन पक्षियों से कहा कि आप एक सीमित दायरे में उड़ो, आप जो कहोगे वो राज्य करेगा। क्या कहा इन्होंने कि आप जो कहोगे वो राज्य करेगा, ना कि राज्य जो कहेगा वो आपको करना है। यहाँ पे वो हो गया क्या, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पिंजरा था जिसमें पक्षी को सब मिल रहा था, लेकिन चल किसकी रही थी, राज्य की चल रही थी, कि जो भी राज्य कह रहा है ना वही इनको करना पड़ रहा था। यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि आप आसमान में उड़ना चाहो उड़ो, जहां पे जाना चाहो जाओ, लेकिन आपको एक इकट्ठा रखने के लिए छोटे से राज्य की आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं राज्य का दायरा सीमित होगा, लेकिन वो आपको एक तो रख पाएगा ना, तो कहीं ना कहीं एक पहचान के रूप में ही आप राज्य को रख लो। तो इन पक्षियों को कहा, तो इन्होंने क्या कहा, चलो ठीक है हम रख लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर रोब नहीं चढ़ेगा राज्य, ठीक है, हम कहेंगे जो राज्य करेगा। तो शास्त्रीय विचारधारा के लोगों ने क्या कहा कि हाँ ठीक है, आप जो कहोगे वो करेगा। तो यहाँ से किसकी निकल के आती है, पूंजीपति वर्ग। अब आप कहोगे कि पंछियों से पूंजीपति वर्ग, ठीक है, कैसे आया समझना इसको। 100 पक्षी उड़ा दिए, ठीक है, मान लो कि 10 पक्षी ठीक ठाक अवस्था में थे जिन्होंने क्रांतियां कर दी, कैसे भी कर दिया, मान लो 10 मत मान लो, 25 मान लो आप, ठीक है, 25 मान लिए। अब 25 लोग ठीक ठाक अवस्था में थे और बाकी 75 लोग इनके पीछे पागल हो गए थे, ठीक है, समझते हो ना, कि मतलब अब हिटलर को देख लो आप, हिटलर को नाम तो सुना होगा ना, हिटलर ने टोटल झूठ बोला है, टोटल झूठ बोला है, उसकी एक किताब है मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष, एक बुक है हिटलर की, मेरा संघर्ष। जेल में बैठ के उसने एक बुक लिख दी, ठीक है, कहाँ पे लिखी, जेल में बैठ के बुक लिख दी, जेल में बैठ के हिटलर ने बुक लिखी मेरा संघर्ष, माई
काम्फ लिख रखा है, माई काम्फ, ठीक है। टोटल इसमें झूठ लिखा, टोटल झूठ लिखा, और इतनी मतलब कि सरल लैंग्वेज का यूज किया ना कि जिसने भी किताब पढ़ी ना उसको लगा कि हिटलर के साथ तो बहुत गलत हुआ है, हमारे देश के साथ तो बहुत गलत हुआ है, इन लोगों ने तो हमारे देश को बर्बाद कर दिया, यहूदियों के लिए कहा था, ठीक है। यहूदियों ने, हिटलर था पादरी, यहूदियों के लिए इतनी कटाक्ष लिखी किताब में, इतना मतलब खुद को इतना मतलब कि दयालु बताया और उनको इतना बुरा बताया कि जिन्होंने किताब पढ़ी ना उनको तो ऐसा लगा कि यहूदियों को तो मार के काट के फेंक देना चाहिए देश से, ठीक है। तो यही किताब जब हाईलाइट हुई, यही किताब जब लोगों ने पढ़ना, धीरे धीरे बिकना शुरू हुई, जब पढ़ना शुरू हुई ना, तो इस किताब ने क्या हुआ कि क्रांति कर दी, और यहूदियों की 14% जनसंख्या जर्मनी से खत्म कर दी, 14%। और जो इजराइल है ना, अभी इजराइल, ठीक है, वही यहूदी हैं जो भाग के इजराइल में गए हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति हिटलर, ठीक है, जिसने एक किताब लिखी मेरा संघर्ष, जिसने पूरी मतलब झूठ ही लिखा, उसमें सच तो थोड़ा था, बाकी सारे झूठ ही लिख रखा है, ठीक है। ये सारी चीजें हुई, इसी टाइम पे न्यूज़पेपर पे बैन लगा दिया गया, जेल में डाल दिया गया, मार दिया गया, साइंटिस्टों को मार दिया गया, वो सारी चीजें हो रही थी। तो यही समझना कि जो पूंजीपति वर्ग है ना, इनमें से 10 लोग 15 लोग ठीक ठाक स्थिति में होंगे, पैसे वाले होंगे। देखो जनसंख्या अगर 1 लाख हुई ना, तो मान लेना कि 1,000 लोग ठीक ठाक अवस्था स्थिति में होंगे, ठीक है, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। अब भारत में यही तो है ना, 80% लोगों के पास जो जितना धन है ना उतना तो 20% लोगों के पास है, ठीक है, तो वही स्थिति है। तो इन 15% लोगों ने लालच दिया होगा, लोभ दिया होगा कि आप हमारे साथ आओ, तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा काम कर गई, और हाँ, 25-30 लोगों के साथ पूरा सारे पक्षी, 25-30 पंछियों के साथ सारे पंछी चलने लगे। बाद में आगे चल के पता चला कि ये तो 25-30 मिलके तो हमको हमारा शोषण कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो हमें राज्य की आवश्यकता है, अगर राज्य हमारी मदद नहीं करेगा ना तो ये तो हमें खा जाएंगे बिल्कुल ही। मतलब 25 लोग, 25 पंछियों के साथ 100 पंछी तो चले गए। अब 25 पंछियों ने क्या किया, लोभ दे के, पैसे सब है तो इनसे खाना मंगवाते हैं, इनसे रोटी मंगवाते हैं, दाना मंगवाते हैं, पानी मंगवाते हैं, और यूज कौन कर रहे थे, ये 25 लोग। अब ये तो देने में ही लग गए। अब जो सीमित दायरा था ना राज्य का छोटा सा, अब इनको लगा कहीं ना कहीं राज्य की आवश्यकता है, हमारे बीच में राज्य आके हस्तक्षेप करे, तो हस्तक्षेप करेगा तो कहीं ना कहीं हमारी मदद करेगा, तो ये लोगों से हमारी जान छुटेगी, ठीक है। इन्होंने तो बिल्कुल गुलाम बना के रख दिया यहाँ पे पूंजीवाद ने तो। और यही तो स्थिति हुई ना श्रमिक वर्गों की, क्या हुई, पहले तो उनको लालच दिया कि हमारी फैक्ट्री में आओ काम करो, किसानों ने जमीनें छोड़ दी, ठीक, किसानों ने जमीनें छोड़ दी, फैक्ट्रियों में घुस गए, चले गए, जमीनें बंजर हो गई उनकी, वहां पे फैक्ट्रियों में काम करे वो कर रहे हैं, और धीरे धीरे शोषण करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं श्रमिक वर्ग को ये लगा कि नहीं, राज्य को होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी मदद करने के लिए तैयार तो रहे। तो शास्त्रीय विचारधारा के बाद जो विचारधारा हमारे सामने निकल के आई वो थी आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा, ये सारी चीजें मिलकर मार्क्सवाद को जन्म देगी, ध्यान ध्यान से समझना है इस चीज को। आधुनिक विचारधारा, अब देखना इस विचारधारा को, अब मुझे एक कहानी के रूप में आप खुद ही समझाओ, फिर देखना विचारधारा क्या है जो, क्या अराजकतावादियों ने गलत किया था क्या? नहीं किया था, क्यों? क्योंकि इनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा था पंछियों के साथ। तो जो 10 लोग थे ना, इन्होंने उनको समझाया था कि आपके साथ गलत हो रहा है, कोई भी आपके अधिकार थोड़ी छीन सकता है क्या? आपको एक रोटी के बदले 10-10 घंटे थोड़ी काम कार्य करवा सकता है क्या? आपके तो कोई अधिकार ही नहीं है, मतलब आप तो पैदा ही इसलिए हुए हो कि गुलाम बन सको, ठीक है। तो ये जो 10-15 लोग इनके बीच से उठे ना, उन लोगों ने क्रांति करवा दी, और वही थे अराजकतावादी लोग, ठीक है। और क्रांति के माध्यम से राज्यों को खत्म कर दिया गया, विचारधाराएं चल गई, खत्म हो गए, राजाओं को मारना शुरू कर दिया, ठीक है, सरकारों को हटाना शुरू कर दिया, कुर्सियां तोड़ना शुरू कर दिया, वो सारी चीजें होने लगी। उसके बाद हमने समझा कि किस प्रकार पंछी 10-15 लोगों ने मतलब गुलाम बना दिया, वो खुद ही राजा बनकर बैठ गए। इस किस विचारधारा में? शास्त्रीय विचारधारा में, ठीक है। पहले ये आई, फिर शास्त्रीय विचारधारा आई, समय हमने पिछली बार लिख लिया था, ठीक है। ये आई, पूंजीगत वर्ग का उदय हो गया, श्रमिक वर्ग का यहाँ पे उदय हुआ। जैसे ही श्रमिक वर्ग का शोषण होने लगा, अब किसानों की, आप कहोगे किसानों की स्थिति क्या थी, मैंने बोल रहा हूँ ना, किसानों को तो मतलब कि जमीनें छुड़वा दी, ठीक है, फैक्ट्रियों में लगवा दिया, बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। पहले तो खेती कर रहे थे, थोड़ा बहुत कमा लेते थे, फिर तो आप फैक्ट्रियों में आ गई ना, तो फैक्ट्री में कुछ मिल रहा है ना, खेतों में वापस जा सकते हैं, ऐसी स्थिति आ गई, ठीक है। तो ये हो रहा था, फिर आधुनिक विचारधारा हमारे सामने आई। तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि धीरे धीरे एक राजा के शासन को समाप्त करने के बाद हम धीरे धीरे एक अच्छी व्यवस्था में बढ़ रहे हैं आगे। कैसी अच्छी व्यवस्था? हमने पहले राजा के शासन को खत्म किया, ठीक है, फिर हमने सबको आजाद कर दिया, आजाद करने के बाद हमने क्या किया कि एक छोटा सा राज्य का सीमित दायरा बनाया,
क्यों? क्योंकि ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिल सके। लेकिन लोगों ने भी वहाँ पे शोषण करना शुरू कर दिया। पहले राजा शोषण कर रहा था, फिर कुछ लोगों ने शोषण करना शुरू कर दिया। तो उन लोगों के लिए हमने अच्छे राज्य की व्यवस्था करने की शुरुआत की यहाँ पे। तो हमने अब जो राजा चुनेंगे ना आधुनिक विचारधारा में, उस राजा के शर्तें दे के चुनेंगे। यहाँ पे इस राजा के पास कोई शर्तें नहीं थी, समझना, इसको हम शर्तें दे के चुनेंगे, ठीक है। लेकिन मार्क्सवाद ने ये विचारधारा पकड़ ली कि ये विचारधारा बहुत गंदी है, ठीक है। यहाँ पे कहानी बदलती है, मार्क्सवाद आता है यहाँ पे, और इसका उदय होता है ना 19वीं शताब्दी में होता है, 19वीं। और इसी विचारधारा को लेकर चीन में जो क्रांति हुई थी किसानों को लेकर, ठीक है, गांवों, सांस्कृतिक कहानी गांवों से उठा, गांवों की क्रांति बोलते हैं। नाम सुना होगा माओ त्से तुंग, आपने माओ त्से कभी सुना होगा? माओ त्से तुंग यही था क्रांतिकारी, ठीक है। ये मार्क्सवाद की विचारधारा, लोगों को पागल बना के क्या किया इसने, सत्ता में आया, ठीक है, इसने ये नियम मार्क्सवाद का लागू किया। अब समझना मार्क्सवाद क्या है। जो मार्क्सवाद कहता है कि पूंजीपति वर्ग को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। और कैसे खत्म करना चाहिए? इन्होंने क्या कहा अराजकतावादियों ने कि पूंजीपति वर्ग को खत्म मत करो, आप तो राज्य को ही खत्म कर दो, ठीक है। राज्य ही खत्म हो जाएगा तो लोग अपने आप ही सेटलमेंट कर लेंगे, जी लेंगे अपनी जिंदगी, ठीक है। लेकिन आप राज्य को, इसने ये नहीं कहा मार्क्सवाद ने, इसने कहा कि राज्य को खत्म नहीं करना है, राज्य को खत्म नहीं करना है, राज्य खुद खत्म होगा। इसने मार्क्सवाद ने क्या कहा? राज्य को खत्म नहीं करना है, राज्य खुद खत्म होगा। अब देखना कैसे खत्म होगा। जो यहाँ पे सबसे पहले इसने कहा कि पूंजीपति वर्ग शोषण करता है, पूंजीपति वर्ग शोषण करता है, ठीक है। किसने कहा? मार्क्स ने कहा। कार्ल मार्क्स नाम सुना होगा ना, कार्ल मार्क्स, और एक था फ्रेडरिक एंगल्स, दोनों थे ये, ठीक है। इन्होंने कहा पूंजीपति वर्ग शोषण करता है। तो क्या होगा, पूछा गया कि क्या होगा। इसने कहा कि जो मजदूर वर्ग है ना, मजदूर वर्ग है ना, इन सबको एक हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। क्यों? ताकि ये इसके खिलाफ क्रांति कर सके। अब मुझे बताओ कि मार्क्सवाद के को ऐसे विचार कहाँ से आ रहे हैं? जब हम आधुनिक विचारधारा की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ कल्याणकारी राज्य की हम स्थापना कर रहे हैं, तो मार्क्सवाद को ऐसे विचार कैसे आ रहे हैं? और ये विचार कब आ रहे हैं? देखना आप, इसका कार्यकाल 18वीं से 19वीं शताब्दी है, 19वीं, ठीक है, 18 से 19वीं शताब्दी। और ये 19वीं शताब्दी के बाद आ रहा है, लगभग 1949 की बात हो रही है। 1949 में ये आया था माओ से तुंग, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्सवादी विचारधारा चल रही है। तो समझो इसको कि आधुनिक विचारधारा के बाद ये व्यक्ति आ रहा है, और ये ऐसी बात क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है ये बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, ठीक है, बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, परिवार बिल्कुल गरीब था, शोषण काफी हुआ इसका, ठीक है, इसका, इसके परिवार का। दूसरी चीज, ये बोलना, मतलब ज्यादा बोलता था थोड़ा, जहां भी जाता था ना खिलाफ ही बोलता था, आलोचना ही करता था। किसकी? पूंजीपति वर्ग की, अमीरों की। मतलब अमीरों को तो देखना ही पसंद नहीं कर रहा ये व्यक्ति, ठीक है, इस तरह का था ये। दूसरी चीज, इसके परिवार के कई लोग बीमारियों से मर गए, किसी ने मदद तक नहीं की, इन लोगों ने मदद तक नहीं की। ये मांगने गया उनसे, मदद मांगने गया, लेकिन मदद तक नहीं की, और मर गए, बीमारी से मर गए। दूसरी चीज, इसको कितने सारे देशों से निकाल दिया गया, बहुत सारे देशों से निकाल दिया गया। ये भागता फिरा और किताबें लिखता रहा, भागता किताबें लिखता, ठीक है, ये स्थिति चल रही थी। जो फेडरिक एंगल्स की मैंने बात की ना, इसका दोस्ती मान लो, ठीक है, वो भी एक विचारक था। उन ऐसे विचारकों से पैसे ले लेके तो ये अपनी जिंदगी गुजारा कर रहा था ये, ठीक है, कार्ल मार्क्स। तो ऐसी स्थिति से निकल के आया ना, तो इसके अंदर इतनी कट्टरता आ गई, किसको लेकर? पूंजीपति और पूंजी वर्ग को लेकर, ठीक है। पूंजीपति जो शोषण कर रहे थे ना, वो चीजें, ठीक है, अमीर लोगों के लिए। तो इसने कहा कि जितने भी मजदूर है ना, जितने भी मजदूर है उन सबको क्या हो जाना चाहिए? एक हो जाना चाहिए। जितने भी मजदूर है उन सबको क्या? एक हो जाना चाहिए। एक हो गए तो क्या होगा? एक होके इनके खिलाफ क्रांति करो। किसके खिलाफ? इनके खिलाफ। क्रांति करने के बाद इनको खत्म कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपके माइंड में आनी चाहिए, इसने मजदूर वर्ग को खत्म, मतलब मजदूर वर्ग से कहा, तो यहाँ पे समझना कि सिर्फ इनको छोड़कर जितने भी वर्ग है ना, सब एक है, इसने एक माना है। अब आप कहोगे किसानों का यहाँ पे क्या हाल हो रहा था, ठीक है, तो इसने भी कह दिया कि क्या होगा, एक समय आएगा जब क्या होगा कि ये पूंजीपति वर्ग हावी होगा,
कैसे आज हो रहा है भारत में, कैसे हो रहा है देखना। जमीन है, ठीक है, रेटें बढ़ रही है, किसान अपनी जमीन बेच रहा है, बेचने के बाद पैसे तो कुछ दिनों में खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके पास क्या बचता है? या तो वो कोई काम करेगा, ठीक है, या कहीं रोजगार करने चला जाएगा या कहीं फैक्ट्रियों में चला जाएगा, ठीक है। जमीन नहीं होगी तो क्या करेगा? ऐसी स्थितियां आ रही है हमारे सामने। तो यही चीज, तो इसने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब किसान अपनी जमीनें सारी पूंजीपतियों को बेच देगा, ठीक है, गिरवी रख देगा, अपनी जमीन में खेती करेगा, कर्ज जब बढ़ जाएगा तो वो छोड़ छोड़ के चला जाएगा। और फिर क्या होगा कि एक दिन वही किसान मजदूर बन जाएगा, ठीक है, श्रमिक वर्ग में शामिल हो जाएगा। तो इसने सबको शामिल कर दिया, सिर्फ एक वर्ग को छोड़कर। किसको? पूंजीपति वर्ग को छोड़कर, ठीक है। इसने कहा कि एक वर्ग अलग है, बाकी सारे वर्ग अलग है। अगर ये एक वर्ग खत्म हो जाएगा ना, तो बाकी तीन वर्ग अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, ठीक। किसने कहा है? मार्क्सवाद ने कहा। अब समझना है यहाँ पे। तो इसने कहा कि क्रांति का रूप लो, कल्याणकारी आधुनिक विचारधारा था ना। अब देखना यहाँ पे अलग कैसे हुआ। जो ये विचारधारा कहती है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, और कल्याणकारी राज्य धीरे धीरे लोगों के उत्थान के लिए कार्य करेगा। आज हमने आरक्षण दिया है ना, 75 साल 78 साल हो गए ना आजादी को, 1947 के बाद 78 साल हो गए, 25 और 3 78 साल हो गए, ठीक है। 78 सालों में हमने आरक्षण खत्म करने की सोच भी सकते हैं क्या आज? जबकि आरक्षण को 10 सालों के लिए शुरू किया गया था। तो मतलब कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई जो लोगों की मतलब कि उत्थान का कार्य कर सके, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य ने भी अपने लाभ के लिए कार्य किया है, ठीक है। बाकी 78 साल बहुत होते हैं, हम उनको अच्छी स्थिति में ला सकते थे, लेकिन हमने नहीं ला पाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब देखो, गरीबी से भारत निकला है, तो ऐसा जरूरी नहीं हो सकता, लेकिन इनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा सोच रहे थे। तो 78 साल से आरक्षण से बाहर नहीं निकाल पाए। तो मार्क्सवाद ये कहता है कि धीरे धीरे तो कुछ नहीं होने वाला, आपका कल्याणकारी राज्य है, आप अपने पास रखो और इसको सलामत रखो। एक वक्त आएगा जब आपका एक कल्याणकारी राज्य को खत्म कर देंगे हम, ठीक है। किसने कहा? मार्क्सवाद ने कहा। काफी ज्यादा देशों पे प्रभाव पड़ा है, सोवियत संघ पे प्रभाव पड़ा है, चीन पे प्रभाव पड़ा। चीन में किसानों को खत्म करने का सबसे जो प्रभाव रहा ना, वो मार्क्सवाद का रहा है, ठीक है, और इसके द्वारा हुआ है। रूस के अंदर जो हुआ, लेनिन था एक, लेनिन, ठीक है, उसने भी जो क्रांतियां की ना, उसके द्वारा भी जो लोग मारे गए थे ना, वो भी मार्क्सवाद का प्रभाव रहा है, और काफी सारे देशों पे रहा है। लेकिन काफी सारे देशों में जो समानता के कारण आर्थिक स्थितियां सुधर गई है। अब जैसे लोग थे ना, वैसी स्थितियां पैदा हुई वहां पे, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, एक दिन क्रांति होगी। काल कल्पना कर रहे हैं ये लोग, समझना, एक दिन क्रांति होगी, क्रांति होगी, पूंजीपति वर्ग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे इसने किसको समाप्त कर दिया? पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर दिया। जो भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, कमेंट करना, ठीक है। एक बार समझ गए तो राजनीति सिद्धांत ही पूरा समझ जाओगे, सॉरी स्टेट पूरा समझ जाओगे राजनीति सिद्धांत में। जब पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा तो मुझे बताओ क्या बचेगा? भारत देश जब आजाद हुआ ना, तो हमने पूंजीपति ठीक है, हमने उदारवाद के रूप में किसको अपनाया? समाजवाद को अपनाया हमने, ठीक है। समाजवाद को अपनाया हमने कि लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे, ना कि किसी वर्ग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये हमारे सामने आई। तो इस वर्ग को हमने नकारा था हमारे देश में, ठीक है, बिल्कुल नहीं नकारा था, लेकिन हमने लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया था। और इसको मतलब विदेशों जो फैक्ट्री आने वाले थे, कंपनी आने वाले थे ना, हमने कहीं ना उनको रोक दिया था। तो ये वर्ग जैसे ही समाप्त होगा ना, पूंजीपति वर्ग, और राज्य में किसकी शुरुआत हो जाएगी? समाजवाद की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन मार्क्सवाद यहाँ पे नहीं रुका, ये बात तो कल्याणकारी राज्य भी कर रहा है ना, कल्याणकारी राज्य। और कौन है ये? आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद के लोग भी तो यही बात कर रहे हैं ना, समझ रहे हो ना चीजों को? आधुनिक उदारवाद के लोग भी तो ये बात कर रहे हैं ना। तो कल्याणकारी राज्य आधुनिक उदारवाद की बात तो वो भी कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार अलग हुआ, हमें तो वो देखना है। इसने कहा कि समाजवाद का उदय होगा, उदय होने के बाद मजदूर वर्ग, और ये समाप्त होने के बाद सभी वर्ग समान हो जाएंगे, सभी वर्ग समान, ठीक है, सभी वर्ग समान। इसने बात की ना, वो वर्गों में बटे हुए लोगों की बात की। इसने कहा कि आरक्षण देंगे, आरक्षण देंगे, समानता लाएंगे। अब ये काम कब लाएंगे समानता? आज भी हमारे देश में अमीर जो अमीर हो रहे हैं, गरीब जो गरीब हो रहे हैं, तो आरक्षण के माध्यम से समानता आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती, कुछ भी कर लो नहीं आ सकती। आरक्षण के माध्यम से समानता आ ही नहीं सकती, ठीक है। हाँ, कुछ
लोगों की ज़िंदगी सही कर की जा सकती है। ये सोच रहे थे, ठीक है? इनकी बात कर रहा हूँ मैं कि आरक्षण के माध्यम से तो कभी समानता नहीं आ सकती। तो इसने क्या किया कि एक बार इसको खत्म करो और इसकी जो भी संपत्तियां है ना आपस में बांट लो क्रांति के माध्यम से, और सभी वर्ग समान हो जाएंगे। जब ये वर्ग खत्म होगा तो समाजवाद का उदय हो जाएगा। और वर्तमान में भारत में जो स्थिति है ना वो किसकी है? समाजवाद की है। अब आप कहोगे कि भारत में पूंजीपति को तो हमने खत्म ही नहीं किया, तो समाजवाद कैसे आया? हमने खत्म किया है। हमने राजाओं को खत्म किया है। हमने राजाओं के जो पास जो 500 हजार हजार 1500 बीघा जमीन थी ना, उनको गरीबों में बांट दिया है। आपने देखा होगा संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, मूल मूल अधिकार था, उसको हटा दिया गया, आर्टिकल 300 में फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों से जमीनें छीनी जा सके जिनके पास बहुत जमीन है, और गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, जमीन उनके पास जमीन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने समाजवाद अपनाया है। और इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि हमने काफी सारे लोगों की जमीनें छीन ली, जिनके पास 5-5 हजार बीघा जमीन थी, उनसे हमने जमीनें छीन के किसको दे दी? गरीबों में बांट दी। काफी सारे खजाने मिले, सब हमने गरीबों में बांट दिए, ठीक है। बांटे क्या मतलब? उनके लिए योजनाएं तैयार कर दी, वही चीज है। तो ये था समाजवाद। अब देखना आगे कैसे बढ़ता है मार्क्सवाद। जो समझ में नहीं आ रहा हो ना तो कमेंट करना। स्थिति आती है यहाँ पे आगे साम्यवाद की। अभी तक कोई नहीं सोच सकता था कि साम्यवाद क्या चीज है। कोई नहीं सोच सकता था कि साम्यवाद चीज ही क्या है। शास्त्रीय विचारधारा ने पूंजीवादी वर्ग का सोचा, कल्याणकारी राज्य ने समाजवाद का छोड़ा, सोचा, यहां तक ही सोच पाए थे। मार्क्सवाद की सबसे बड़ी जो ताकत थी ना वो साम्यवाद थी, और इसने जो स्थिति पैदा की ना दुनिया में, उसने हालतें खराब कर दी। इसने कहा कि साम्यवाद समाजवाद से आगे की सोच है, समाजवाद से आगे की सोच है, आगे की सोच है। आगे की सोच कैसे है? मुझे बताओ, कल्याणकारी राज्य जो होगा ना, ठीक है, समाजवाद में कल्याणकारी सरकार होगी, क्या करेगी? लोगों के लिए रोज योजना बनाएगी, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से सोचना, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। सरकार है, योजना बनाई, क्या योजना बनाएगी बताओ? योजना बनाएगी कि एक गरीब गांव है बिल्कुल ही, उसके अंदर पानी नहीं है, तो हम पानी की व्यवस्था करते हैं। उसके लिए उसने पास किए 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए पास किए, 1 करोड़ रुपए पास किए, ठीक है। 1 करोड़ रुपए पास किए, 75% हिस्सा तो नेताओं के पास जाएगा, और 25% हिस्सा कार्य में लगेगा, और जिसका भी 10% हिस्सा ठेकेदार ले जाएगा। मुझे बताओ, इससे ज्यादा कार्य हो सकता है क्या कल्याणकारी राज्य के द्वारा? 75% से ज्यादा पैसे जाएंगे। नहीं जाते हो तो मुझे बता दो, आज नहीं जा रहे हो तो जा रहे हैं ना। तो इसने यही चीज कि समाजवाद के आगे की सोच है, मतलब कि कल्याणकारी राज्य ही पूंजीपतियों के लिए कार्य कर रहा है। अब 75% हिस्सा जो नेताओं के पास जाएगा ना, यही नेता होटलें खोलेंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे, 5-5 हजार बीघा जमीन खरीद लेंगे, उनको फिर वापस दे देंगे। तो पूंजीपति वर्ग में और नेताओं में फर्क क्या रहा है? अंतर क्या रहा है? आप खुद ही सोचिए ना, इसमें क्या अंतर रहा है? अब मान लो कि 10% नेता सही होते हैं, लेकिन 545 में से 10% को आप साइड में रख दो, तो बाकी जो बच्चे वो तो खराब है ना। तो इन मार्क्सवाद ने साफ भी कह दिया यहाँ पे कि इन नेताओं को आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, कल्याणकारी राज्य में आप टैक्स लेके इनको दे रहे हो वापस, ठीक है, पूंजीपति तो टैक्स लेके आप इनको दे रहे हो। यही लोग होटलें खोल रहे हैं, ये फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, ये अस्पताल खोल रहे हैं प्राइवेट, और यही लोगों से वापस पैसे ले रहे हैं। तो लूट तो यही रहे ना, वो क्या लूटे? यही लूटेंगे। तो इसने कहा कि साम्यवाद की आवश्यकता है, ना कि कल्याणकारी राज्य की। और साम्यवाद की आवश्यकता से क्या होगा कि इसने कहा कि धीरे धीरे ये मजदूर वर्ग सब एक हो जाएंगे ना, वर्ग, तो समानता आ जाएगी। और जैसे ही समानता आएगी ना, क्रांति के माध्यम से आएगी, ध्यान रखना, समानता, क्योंकि इसको खत्म करके सारी संपत्ति आपस में बांट लेंगे, ठीक है। समानता आएगी ना, तो सरकार ही खत्म हो जाएगी, यहाँ पे सरकार की आवश्यकता ही नहीं है, लोगों को ऐसी सरकार की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसने कहा कि राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। अब समझे ना कि इसने राज्य को खत्म करने की बात की है, लेकिन उसका एक विस्तृत आधार दिया है कि किस प्रकार खत्म होगा राज्य, किस प्रकार पूंजीपति वर्ग का शोषण समाप्त होगा,
और इसने ऐसा नहीं है कि आप जाओ डायरेक्ट शोषण खत्म कर दो पूंजीपति, नहीं, इसने कहा कि पहले मजदूरों का शोषण होगा, किसानों का शोषण होगा, जो भी छोटे छोटे व्यापारी है ना उनका शोषण होगा, और ये सारे लोगों को, बड़े व्यापारी को गुलाम बना दिया जाएगा। और जब गुलाम बना दिया जाएगा ना, तब ये लोग क्या करेंगे, एक आवाज उठाएंगे, एक आवाज उठाएंगे, और कैसी आवाज उठाएंगे कि इनका विरोध करेंगे, इनको मार देंगे, बिल्कुल ही खत्म ही कर देंगे। इनको खत्म करने के बाद सारे व्यक्ति समान हो जाएंगे। समान होने के बाद जो समाजवाद का जो निर्माण हो रहा है ना, तो हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हम राज्य को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमें कल्याणकारी राज्य नहीं चाहिए, हमें तो समानता चाहिए और लोगों का शासन चाहिए, ठीक है। तो इसने राज्य की आवश्यकता। अब यहाँ पे अराजकतावादियों ने राज्य को कैसे समाप्त किया, मुझे बताओ। इन्होंने कहा कि पहाड़ में गया राज्य, नहीं चाहिए हमें। इन्होंने कहा कि राज्य चाहिए, तब तक चाहिए जब तक कि लोगों की स्थिति ना सुधर जाए, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये जो फैसला है ना, ये कहीं पागलों वाला फैसला है यहाँ पे, ठीक है। ये फैसला है ना, कहीं कहीं वैज्ञानिक फैसला है, समझना। वैज्ञानिक, विज्ञान क्या कहता है कि पद्धति के आधार पर चलना, मार्क्सवाद पद्धति के आधार पर चल रहा है, तो ये वैज्ञानिक फैसला है। और ये पागलों वाला है कि बिल्कुल ही खत्म ही कर दो। इन्होंने सोचा ही नहीं कि एक अच्छा राजा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, इन्होंने नहीं सोचा। शास्त्रीय विचारधारा के लोगों ने यह नहीं सोचा कि अ, समान जो स्वतंत्रता दे रहे हैं ना, तो कुछ लोगों को समानता भी दे देना, थोड़ी आरक्षण की व्यवस्था कर दे तो उन लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। आधुनिक कल्याणकारी राज्य में ठीक ठाक सोचा उन्होंने, ठीक है। और आज भी भारत में वही चीज लागू है, आरक्षण लागू है, सारी चीजें। अब एक साथ तो सबको उठाया नहीं जा सकता, उत्थान नहीं किया जा सकता, फिर भी उत्थान हो रहा है, ठीक है, हम नकार नहीं सकते इस बात को। लेकिन मार्क्सवाद ने साम्यवाद की जो विचारधारा हमें सामने ला के रखी ना, वो विचारधारा ये थी कि राज्य को समाप्त कर देना है। कब करना है, तो वो एक पद्धति के अनुसार करना है, और पद्धति कौन सी है, वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। तो ये कहानी थी मार्क्सवाद की। अब माओ से तुंग की हम बात करते हैं। ये व्यक्ति इस विचारधारा से प्रभावित हुआ। अब जो भी इस विचारधारा से प्रभावित होगा ना, उसका पहला ही उद्देश्य होगा कि इनको समाप्त करना। तो इसने क्या किया कि ये विचारधारा चीन में लागू की और मरवा दिया किसको, सांस्कृतिक क्रांति का नाम दे दिया। मतलब गांवों के लोगों को उठा दिया, ठीक है, गांवों के लोगों को बुलाया, जितने गांव थे ना उनसे उनसे क्रांति करवाई। क्रांति करवाने के बाद जो पूंजीपति वर्ग था ना चीन में, मार और मरवा दिया गया, सताया गया, मरवा दिया गया, बिल्कुल ही खत्म ही करवा दिया गया, ठीक है। लाखों लोगों को मरवा दिया गया ऐसे जो अमीर थे। उसके बाद इसने क्या किया कि आर्थिक प्रणाली शुरू की, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एक साथ देश की फैक्ट्रियां खत्म कर दी गई, लोगों को मार दिया गया। उसके बाद आप जिन जो लोग अनजान हैं इन चीजों से, उनसे कहा कि अब आप शुरू कीजिए सारी चीजें, जो फैक्ट्रियां चलानी है, जो भी चलानी है, आप शुरू कीजिए अपने। किसी से कुछ नहीं हुआ। और इसकी एक गलती के कारण वहां पे किसानों की मौत हो गई। लाखों से ज्यादा किसान मरे, आप सर्च करना नेट पे पता चल जाएगा। लाखों से ज्यादा किसान मर गए, ठीक है। उसके बाद इस पागल ने क्या किया, वापस स्थिति में सुधार लाने के लिए, ठीक है, स्थिति में सुधार तो आएगा नहीं, क्या लाएगा ये, ठीक है, बर्बाद हो गया ना पूरा किसान। तो पहले जो प्रोडक्शन हो रहा था ना फसलों का, खरीद रहे बेच रहे थे व्यापारी वर्ग, खरीदने वाला को तो मार ही दिया इसने। किसान क्या कहेंगे फिर, और किसान चलो बच भी जाएंगे ना, फसल उगा के खा लेंगे, तो दूसरे लोग क्या करेंगे। तो मतलब कि बर्बादी और बढ़ा। तो अब इसकी आलोचना होने लगी। तो इसने क्या किया कि आलोचना कौन करेगा, टीचर होंगे ना, टीचर जो पढ़े लिखे लोग होंगे, ठीक है। टीचर ही नहीं, जो भी पढ़े लिखे होंगे, तो बुद्धिजीवी बोलते हैं उनको, जो होशियार लोग होते हैं ना उनको बुद्धिजीवी बोलते हैं, बुद्धिजीवी। तो जो भी बुद्धिजीवी लोग थे ना इसकी आलोचना कर रहे थे। तो इसने क्या किया कि युवाओं को पागल बनाया, युवाओं का एक संगठन तैयार किया, ठीक है। उस संगठन के द्वारा इन लोगों को मरवा दिया गया, ठीक है। और 1576 में इसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो मार्क्सवाद की जो विचारधारा का जो बुरा प्रभाव पड़ा ना, वो चीन में पड़ा है, और इसने शुरुआत कर दी थी। और रूस में भी बुरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन काफी सारे देश ऐसे हैं जिनमें काफी अच्छी व्यवस्था हुई है। उन्होंने मतलब लोग अच्छे थे तो व्यवस्था अच्छी रही है, ठीक है। तो उनकी चर्चा हमें नहीं करनी है। ये कहानी थी मार्क्सवाद को लेकर। अब एक बार देख लो आप, 5-2 मिनट का रेस्ट कर लो, वीडियो रोक लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखो कहानी के रूप में देखा कि किस प्रकार साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद तक की सामने आया। तो सबसे पहले
क्या आया, राज्य को खत्म करने की बात की गई, ठीक है। फिर आया पूंजीपति, मतलब पूंजियों का शासन, ठीक है, अमीरों का शासन। फिर आया समाजवाद, फिर आया साम्यवाद। ये एक सीक्वेंस चल रहा है हमारे सामने, लेकिन ये चर्चा हमने कर ली। अब हम थोड़ा गाइड के हिसाब से देख लेते हैं, गाइड में क्या लिख रखा है, ठीक है। फिर क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो पहली लाइन है इसमें, राज्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ठीक है। इसको मिटा देते हैं एक बार। राज्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, ठीक है। टॉपिक का जो नाम है ना अपना, वो है कि मार्क्स ने किस प्रकार राज्य को देखा है। इसमें एक कथन है कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि राज्य राज्य ही पूंजियों के, मतलब इनके लिए कार्य कर रहा है, पूंजीपतियों के। आप कल्याणकारी राज्य कह रहे हो, कार्य तो ये इनके लिए कर रहा है, ठीक है, पूंजीपतियों के लिए कर रहा है। तो अब देखना यहाँ पे दृष्टि, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, राज्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ठीक है। अब देखना पहली लाइन इसमें, मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक हैं जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। देख लिया ना हम लोग किस प्रकार वैज्ञानिक कहा जा सकता है, पहली लाइन ही वही आ गई जो हमने आखिरी में देखा था कि किस प्रकार उसने सीक्वेंस वाइज राज्यों को खत्म करने की बात की। अराजकतावादियों ने कैसे खत्म कर दिया, एकदम खत्म कर दिया, भगाओ इनको सालों को। और इसने नहीं नहीं धीरे धीरे खत्म करना है, आराम से धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी दो चीजें वापस समझना, इन्होंने धीरे धीरे खत्म करने क्रांति के माध्यम से, और दूसरा कौन से कल्याणकारी राज्य वाले कौन थे, आधुनिक उदारवाद वाले, उन्होंने धीरे धीरे खत्म करना किसके माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से। अब समझना चीज को, क्रांति के माध्यम से खत्म करना, तो कहीं ना कहीं आरक्षण के माध्यम, आरक्षण से खत्म करने से ज्यादा तेज खत्म वो होगा। तो अगर उन दोनों की बात करेंगे ना, तो वो फास्ट होगा मार्क्सवाद वाला, और आधुनिक विचारधारा वाला ठीक धीरे होगा। लेकिन अगर अराजकतावादियों की बात करेंगे ना, तो ध्यान रखना कि ये राज्य फास्ट खत्म होगा और वो धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक है। अब अगली लाइन देखना, सी ही एम जोड़, सी ई एम और जोड़, एक ही व्यक्ति है, ये नाम है इसका, पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, ठीक है। ये है, इसने ही कहा है कि मार्क्स का जो दृष्टिकोण है राज्य का, वो वैज्ञानिकता के आधार पर, तो लिख देना आप कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है मार्क्स का। किसने कहा था ये, इसने कहा था। अगली लाइन है, इसमें कुछ लोग हैं, एक तो है कार्ल मार्क्स, एक है फ्रेडरिक एंगल्स, एक है लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग, माओ से तुंग जिसकी हमने बात कर ली, एंटोनियो ग्रामशी, और ठीक है, कि संपूर्ण चिंतन को मार्क्सवाद कहा जाता है। अब माओ से तुंग ने किस किस तरह की हरकतें की थी, लेकिन लेनिन था सोवियत संघ का, ठीक है, उसने भी मतलब कि बुरा प्रभाव पड़ा। लेकिन जो दूसरे थे ना, उनका अच्छा प्रभाव रहा है मार्क्सवाद का, और अभी भी चल रहा है, वो ऐसा नहीं खत्म हो गया, अभी भी चल रहा है। अब चीन में आज आपको पता है तानाशाही है, तो छोटा सा हिस्सा मार्क्सवाद का भी मौजूद है वहां पे, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके कारण भी हुआ है। लेकिन चीन ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया है अपने ऊपर, तो ठीक, कहीं ना कहीं मार्क्सवाद की जो अपनाया था ना, उसको कहीं ना कहीं साइड में रख दिया उन्होंने, ठीक है। अब मार्क्स एक समाजवादी विचारक है, देखो पहले वो समाजवादी बना, उसके बाद साम्यवादी पे आया, ठीक है। तो समाजवादी विचार भी है उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। समाजवादी समाज की स्थापना हेतु क्रांति की अनिवार्यता पर बल दिया। हाँ, तो खत्म, पूंजीवादियों को खत्म करने के लिए जो वर्ग की जो क्रांति होगी ना, मजदूर वर्ग की, तो उसकी वो उसमें तो बल दिया, उसी के माध्यम से वो खत्म करेंगे वो, ठीक है। मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, हमने पढ़ लिया। मार्क्स के पूर्ववर्ती कल्पनावादी या स्वप्नलोधी समाजवाद निम्नलिखित सर टॉमस मोर, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन, वो कल्पना करते थे। कैसी कल्पना, कि समाजवाद राज्य की स्थापना होगी, तो सरकार लोगों के लिए कार्य करेगी, उनको उत्थान करेगी, पूंजीपति वर्ग को कहीं ना कहीं कमजोर करेगी, ऐसी कल्पनाएं करते थे। कौन, पहले जो लोग थे ना, इस मार्क्स मार्क्स के आने के पहले लोग, ठीक है, वो लोग ऐसी कल्पना करते थे। मार्क्स ने आगे क्रांति कर दी, और इसको हटाओ समाजवादी सरकार को, और साम्यवाद स्थापित करो, ठीक है। तो ये बात कहना चाहते हैं ये। अगली लाइन है हमारी, पूंजीवाद और दास कैपिटल की बात करते हैं। ये पूंजीवाद दास कैपिटल समझ गए ना आप, दास गुलाम किसके, पूंजीवाद के, ठीक है। तो वो चीज है। अब नेक्स्ट लाइन देखना, मार्क्स के राज्य संबंधी विचार, दूसरा पॉइंट हमारा आएगा, मार्क्स के राज्य संबंधी विचार।
ये सारी चीज़ें आपको गाइड में मिल जाएगी, ठीक, ऐसी की ऐसी लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन कहाँ जो समझना था ना वो हमने अच्छे से समझा है। अब देखना आगे क्या बात करते हैं ये। राज्य वर्ग संघर्ष से उत्पन्न हुआ है। कितनी जोरदार बात की इसने कि राज्य वर्ग संघर्ष से उत्पन्न संस्था है, मतलब कि राज्य को बनाने का कार्य कहीं ना कहीं किसने किया है? पूंजीपति वर्ग ने किया है, ठीक है। वर्ग के जो संघर्ष हुए ना, अब पूंजीपति वर्ग को डायरेक्ट नहीं बोला इसने। अब मान लो चार वर्ग हैं, तो इनका आपस में जो संघर्ष हुआ ना, आपस में संघर्ष, उसने ही राज्य को पैदा कर दिया, ठीक है। अगर इसको हम खत्म कर देंगे ना तो राज्य ही खत्म हो जाएगा, यही तो कहता है मार्क्सवाद। और क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन है कि यह संघर्ष संपत्तिशाली तथा संपत्ति विहीनों के मध्य हुआ है। संपत्तिशाली जिनके पास संपत्ति है उनके, और जिनके पास संपत्ति नहीं है उनके मध्य हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, मार्क्स आदर्शवादियों की इस धारणा का विरोध करते हैं कि राज्य की एक नैतिक, देखो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बात आती है नैतिक संस्था की। महात्मा गांधी को यहाँ पे थोड़ा जानना पड़ेगा कि कैसे थे वो, ठीक है। महात्मा गांधी को थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे हुआ क्या था, आपने सुना होगा कि वो एक ऐसा राजनेता थे ना गांधी जी, जिन्होंने अंग्रेजों से ही भारतीयों के लिए कानून बनवा दिए, ठीक है। अंग्रेजों से ही कार्य करवाए थे सारे, ऐसा गेम खेल रहे थे वो, ठीक है। आप देखो कि 1935 जो एक्ट आया था ना, आज भी हमारे संविधान में वही लागू है। तो ये नैतिक संस्थाओं की बात यही है, चीज है। आंदोलन करते, मांगों को मनवा लेते, वापस आंदोलन करते, वापस मांगों को मनवा लेते। कितने किसानों पे कितना कर था, कितना कम करवा दिया। नमक कानून, मान नहीं रही सरकार, टैक्स ले रही थी, नमक कानून तोड़ दिया, लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, कच्चा माल विदेशों में लेके जा रहे थे, ठीक है, वहां से प्रोडक्शन करके वापस भारत में बेच रहे थे। यहाँ पे इन्होंने चरखा शुरू कर दिया, चरखे के माध्यम से यही कपड़ा तैयार हो रहा है, यही बन रहा है। अंग्रेजी जो कपड़े थे उनकी होलियां जला दी। तो गांधी जी जो कार्य कर रहे थे ना वो देश के लिए, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा ही सारा कार्य करवा रहे थे। अब मांगे किसे मांगे बताओ, अभी आपके पास कुछ मनवाना है ना सरकार से, कहाँ जाओगे, कलेक्टर के पास जाओगे, वहां पे ज्ञापन दोगे। तो गांधी जी भी यही कर रहे थे, वो जाते, उनकी जो संस्था थी वहां पे बाहर बैठ जाते, आंदोलन करते, ठीक है। काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते, सरकार मांगे मान लेती, वो चीजें लागू हो जाती। वहां पे दूसरा मुद्दा पकड़ते, वहां पे जाते, वापस करते, धीरे धीरे ये चीजें करते रहे, धीरे धीरे उनकी जो पहचान थी वो बनती रही। और एक वक्त ऐसा है जब पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया, तो ये चीजें हो रही थी। तो ये नैतिक कार्य थे, वो खुद के लिए नहीं कर रहे थे, वो लोगों के लिए कर रहे थे। तो नैतिक चीजें, ठीक है, हर एक के लिए उसके अधिकार, उसके अधिकारों की बात करना, उसकी भलाई की बात करना, यही चीजें होती है नैतिक संस्थाएं, ठीक है, इनकी। तो मार्क्सवाद ने कहा है यह कि इनके माध्यम से आप भीख मांगोगे बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्रांति करो और छीन लो। तो कहीं ना कहीं राज्य का विरोध किया है ना, लाइन क्या है, ये चीज लाइन है कि मार्क्स आदर्शवादियों की इस धारणा का विरोध करते हैं कि राज्य को एक नैतिक संस्था है, ठीक है, कि राज्य कोई नैतिक संस्था नहीं है। आप 100 रुपये मांगोगे ना उसके पैरों में पड़ के, ठीक है, और आपको 10 रुपये दे के शांत कर देगा, ये कहना चाहता है मार्क्स, ठीक है। ध्यान रखना, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप ये गलत ना समझ लेना। आगे देखना, राज्य का उद्देश्य, मार्क्स के राज्य का उद्देश्य, अब देखना आगे। राज्य के उद्देश्य में बात करता है कि राज्य का उद्देश्य पूंजीपति वर्गों के हितों की रक्षा एवं वृद्धि करना होता है। आज की स्थिति देख लो आप, 2-3 अरबपति है, ठीक है, अगर उनको समाप्त कर दिया जाए ना तो आज भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा देश समाप्त हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा आज। क्यों? क्योंकि आज पूरा भारत ही उनके ऊपर निर्भर है। आज आधे से ज्यादा भारत का शेयर मार्केट उनके ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। तो सारी चीजें, अब भारत समाप्त हो जाएगा ये मतलब नहीं है कि टूट जाएगा, नहीं, समाप्त होगा मतलब कि वो खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल ही। इतनी गरीबी फैल जाएगी, लोग भूखमरी से मर जाएंगे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम किस पे निर्भर हो गए हैं? पूंजीपतियों पे निर्भर हो गए हैं आज। अब मैंने ये बात क्यों की, आज हर एक रैली में सुनने को मिलता है ना कि अंबानी अडानी की जो एक दिन की कमाई है ना वो 1600 करोड़ है। कितने? 1600 करोड़ है, समझना है इसको, 1600 करोड़ है, एक दिन की कमाई की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, 530 रुपए है पूरे भारत के लोगों की कमाई, पूरे भारत के लोगों की कमाई।
निकाल लेना, नेट पे सर्च कर लेना अगर इससे ज़्यादा निकल जाए तो। 530 रुपये है पूरे भारत के लोगों की कमाई, ठीक है। अगर इन अरबपतियों को साइड में रख दे हम, ठीक है, 530 रुपये, और ये एक दिन की है। एक दिन में 530 रुपये कमाते हैं कौन? भारत के लोग। और 1600 करोड़ रुपए एक व्यक्ति कमा रहा है, ठीक, एक दिन के। तो कितनी असमानता है। तो यही चीज तो मार्क्सवाद कह रहा है ना। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि राज्य का उद्देश्य पूंजीपति वर्गों के हितों की रक्षा एवं वृद्धि करना है। अब राज्य अगर इनको भी समाप्त करे ना यहाँ पे, तो ये लोग समाप्त हो जाएंगे। क्यों? इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो स्थिति मतलब कि इनके ऊपर निर्भर होती जा रही है। इसीलिए तो कह रहा है ना कि भारत में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अब आप कहोगे इतने रोजगार दे रहा है तो गरीब गरीब कैसे हो रहा है? तो ये भी समझना, महंगाई बढ़ रही है ना, इनकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ रही है क्या? तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। किसानों की फसलें 20 साल पहले जो रेट थी ना, आज वही मिल रही है। ज़्यादा फर्क नहीं आया है, 100-200 रुपये से ज़्यादा फर्क नहीं आया है, ठीक है। लेकिन इनकी नेटवर्थ जो 100 करोड़ थी ना, वो आज 1600 करोड़ पहुंच चुकी है। तो ये फर्क आया है। तो कहीं ना कहीं इनकी इनमें बढ़ोतरी हुई है, ना कि इनमें। अब समझ आया होगा आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। समाज की अवस्था अनुसार राज्य की व्यवस्था। समाज की अवस्था अनुसार, पॉइंट है समाज की अवस्था अनुसार राज्य की व्यवस्था, ठीक है। आगे और है राज्य की व्यवस्था। इसमें लाइन है देखो, भौतिक तथा आर्थिक परिस्थितियां विशिष्ट होती है तथा शोषक वर्ग के अपने विशिष्ट हित होते हैं। भौतिक तथा आर्थिक परिस्थितियां विशिष्ट होती है मतलब अलग होती है, और शोषक वर्ग के अपने विशिष्ट होते हैं। यही चीज है देखो जो हमने समझाया अभी। इनको अलग रख दो, इन सबको अलग रख दो, ठीक है। किस प्रकार अलग है जो समझ आएगा वो। उसके बाद राज्य विहीन समाज का उदय। हमने जो साम्यवाद की बात की थी ना, वो कह रहा है ये राज्य विहीन समाज का उदय। पहली लाइन है कि मार्क्स के अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था ही नहीं है। मतलब कि इसने राज्य को नकार ही दिया, माना ही नहीं है। राज्य एक अस्थाई है। और हमने जब राज्य में पहली क्लास की शुरुआत की थी ना, तो कहा था राज्य स्थायी है और सरकार अस्थाई है। मार्क्सवाद ने कहा कि राज्य अस्थाई है। अब इसने अस्थाई कह दिया ना, तो लोगों में जो विचारधारा आई ना, वो यही आई कि राज्य को हटाया जा सकता है। अगर अस्थाई है तो हटाया जा सकता है, स्थायी होता तो नहीं। तो सबसे बड़ी बात इसने जो की ना, वो अस्थाई है। एक ही शब्द में इसने राज्य को छोटा कर दिया, बिल्कुल ही, ठीक है। किसने? मार्क्सवाद ने। राज्य अस्थाई है, समझ गए ना चीज को, अस्थाई। अब एक किताब है, ठीक है। अब उस किताब में आपके घर के कुछ रूल लिखे हुए हैं, ठीक है। उस किताब में जो रूल लिखे हुए हैं ना, उनको आपको मानना अनिवार्य है। अब आपने उस किताब में कुछ भी एक चीज जो आपकी सबसे प्रिय चीज है ना, उसको आपने लिख दिया कि इस चीज को कोई भी बाहर फेंक सकता है, ठीक है, कोई भी फेंक सकता है। रूल आपने बदल के उसमें लिख दिया, पहले जो रूल था वो कुछ और था, रूल बदल के लिख दिया। अब आगे आने वाले समय में कोई भी उसको पढ़ता है, उसको थोड़ी पता है कि वो प्रिय चीज है आपकी, वो पढ़ता है, वो उठा के उस चीज को बाहर फेंक देता है। यही चीज इसने की है। पहले राज्य जो स्थायी बना रखा था ना, उसने कह दिया कि राज्य अस्थायी है, ठीक है। शास्त्रीय विचारधारा ने कहा राज्य स्थायी है, काल्पनिक विचार सॉरी आधुनिक विचारधारा ने कहा राज्य स्थायी है। उसने उस चीज को खत्म कर दिया। और जिन लोगों ने इसकी किताबें पढ़ी है ना, इसको पढ़ा है ना, उसने अस्थायी माना और कहा कि हाँ राज्य को तो खत्म किया जा सकता है। अब राज्य को खत्म किया जा सकता है। फिर काफी सारे देशों ने खत्म कर दिया राज्य को, ठीक है। लेकिन कभी खत्म नहीं होता है। छोटा सा अंश भी राज्य का बचता तो है ही है, ठीक है। तो अब आगे देखना, अगली लाइन है इसकी। जिन भौतिक परिस्थितियों के कारण राज्य का उदय हुआ, उनके अंत होने पर राज्य का अंत होना भी सुनिश्चित सुनिश्चित है, ठीक है। भौतिक परिस्थितियों की बात यही कर रहा है, ये इनको लेकर ही कर रहा है कि इनकी वजह से ही राज्य बना है। अब कैसे? चार वर्ग बटे ना, अगर ये चारों वर्ग समान रहते ना, एक समान रहते, तो कभी राज्य नहीं, जरूरत नहीं थी। लेकिन एक वर्ग हावी हुआ, उस वर्ग ने राज्य बना दिया। राज्य इसके लिए कार्य कर रहा है, ये लोग इसका शोषण कर रहे हैं। जो बाकी बचे दो वर्गों का, किसानों का, छोटे व्यापारियों का, ठीक है, और जो भी ऑटो चालक है, जो भी मतलब कि वो मजदूर हैं, कारीगर हैं, उनका शोषण कर रहा है, ठीक है। अब ये लोग आवाज उठाते, राज्य इनको दबाने की कोशिश करता। मतलब कि शोषण करते ये लोग, इनका आवाज उठाते राज्य के पास, राज्य इनको दबाने की कोशिश करता।
ये लोग इनके इनके खिलाफ कुछ करते हैं, ये राज्य इनको दबाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि राज्य ही इनके लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, आगे समझना आप। वर्गों के न होने के कारण वर्गीय संस्था राज्य की आवश्यकता नहीं होगी और राज्य लुप्त हो जाएगा। वह समाज की साम्यवादी अवस्था है। ये वर्ग समाप्त हो जाएंगे, चारों वर्ग समाप्त हो जाएंगे, जातियां सब समाप्त हो जाएगी, सब एक ही धर्म ठीक है होंगे, एक ही बात होगी। तो वो ये कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक कहने वाले कुछ भी कह देते हैं। राज्य के अवसान का मार्क्सवादी सिद्धांत है, अवसान का। ठीक है, इसमें है कि मार्क्स के अनुसार समाजवादी समाज में उन भौतिक परिस्थितियों का निर्माण होगा, उन भौतिक परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसमें समाज की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा वह क्रमशः मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। देखो 3 लाइनें इसने राज्य को समाप्त कैसे करना है उस पे गई है। मतलब कहीं ना कहीं इसका इरादा था कि राज्य को खत्म करके ही रहूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। इसने जो चीजें लिखी ना, उस ये तो बात लिखी है ना पहले, राज्य तो बाद में समाप्त हो रहे हैं ना। इसकी विचारधारा सामने है तभी तो राज्य समाप्त हो रहे हैं। तो इसने सोच लिया कि राज्य को तो समाप्त करके ही रहूंगा मैं, इतना लिखूंगा कि एक दिन खत्म ही कर दूंगा। ठीक है, अब देखो इसकी आलोचना भी करते हैं कुछ लोग, वो देख लेते हैं, फिर ये खत्म है आज का टॉपिक। मार्क्स के राज्य के सिद्धांत की आलोचना। अब इसने कहा कि राज्य वर्गीय संस्था है, तो उन लोगों ने समझाया कि मान लेते हैं कि 4 वर्ग बटे हैं। अब इसने कहा कि ये चारों वर्गों में जो एक वर्ग के लिए कार्य कर रहा है ना, पूंजीपतियों के लिए, ठीक है, वो राज्य कार्य कर रहा है। इसने कहा मार्क्सवाद ने। अब मुझे बताओ कि वास्तव में ऐसा ही है क्या कि आज हमारी सरकार सिर्फ 2-4 अरबपतियों के लिए कार्य कर रही है क्या? नहीं कर रही है। सर विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, ठीक है, अब ये भी तो सत्ता में आएगा ना कभी, तो वो सरकार भी यही कहेगी, लेकिन वास्तव में नहीं कर रही है। सरकार गरीबों के लिए भी कार्य कर रही है और बहुत सारी योजनाएं भी निकाल रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बीच में होते हैं ना बिचौली, वो खा जाते हैं पैसे, ठीक है, और कहीं कहीं पहुंच भी जाते हैं। अब जहाँ पे भी पढ़े लिखे सरपंच बने हैं, जहाँ पे भी ठीक ठाक विधायक बने हैं, उन्होंने गाँवों की स्थितियां सुधार दी है। ठीक है, गाँवों की, शहरों की, मतलब जहाँ विधायक तो नगरों में होते हैं, नगरों की स्थिति सुधार दी है। तो ऐसी चीजें की है, काफी अच्छी चीजें हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए कार्य नहीं करती है, लेकिन ऐसा वर्ग भी तो होना चाहिए ना, पूंजीपति वर्ग जो विदेशों में जाके भारत की मतलब फैक्ट्रियां स्थापित कर सके और वहां से पूंजी कमाकर भारत सरकार को दे सके, और भारत सरकार को टैक्स मिलेगा और टैक्स गरीबों की तो काम आएगा ना। तो आलोचना करने वाले यही बात बता रहे हैं कि सिर्फ पूंजीपति वर्ग के लिए काम कार्य करना, ये मार्क्सवाद की धारणा गलत है, और वो कह रहे हैं कार्ल मार्क्स तो यहाँ पे गलत है। ठीक है, कुल मिला के यही है। राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। ठीक है, आधुनिक विचारधारा के जो लोग कल्याणकारी मान रहे हैं ना, तो वही लोग कह रहे हैं कि ये कल्याणकारी संस्था है, आरक्षण के माध्यम से हम स्थिति में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साम्यवाद से तो आपने इस कल्याणकारी व्यवस्था को ही समाप्त करने की बात कर दी। ठीक है, तीसरा है इसमें कि पूंजीवादी राज्य संबंधी गलत धारणा। अब ये कह रहा है कि सिर्फ पूंजीवाद ही चल रहा है और कुछ नहीं है, पूंजीवाद को खत्म कर दो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए, ये है, इसमें पूंजीवादियों ने हॉस्पिटल बनाया है, स्कूलें बनाई है, रोजगार की व्यवस्था की है। ठीक है, सड़कें तो मान लो सड़क सरकार ने बनाई है, तो सड़कों छोड़ दो आप, ठीक है, लेकिन और भी तो काफी चीजें हैं ना जो इन्होंने बनाई होगी, कितनी चीजें हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों की व्यवस्था किसने की है? पूंजीवादियों ने की है। और ये लोग सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं वापस, ये अगर यूज कर रहे हैं ना, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं। तो आप ये मत कहिए कि पूंजीवादी राज्य संबंधी गलत धारणा है। ठीक है, समाजवादी राज्य संबंधी धारणा दोषपूर्ण है, समाजवादी धारणा दोषपूर्ण है। ठीक है, यही चीज है जो हमने समझाई। उसके बाद राज्य विहीन समाज की स्थापना संभव नहीं है। वही जो मैंने कहा ना, आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। इसने कहा राज्य को समाप्त कर देंगे, मैं कह रहा हूँ कि छोटा सा अंश भी राज्य का रहेगा ना तो रहेगा। इस माओत्से ने जो बात की ना, इसने भी तो राज्य को समाप्त कर दिया, इसने सबको समाप्त कर दिया और बाद में खुद को ही राजा घोषित कर दिया, मतलब खुद को ही सरकार घोषित कर दी। किसने? माओत्से ने। तो छोटा सा अंश वापस बचा था ना, उसको इसने बड़ा करके खुद को तानाशाह स्थापित कर दिया वहां पे। ठीक है, अब गुनार मिडल ने दक्षिणी एशियाई देशों के लिए नरम राज्य सॉफ्ट स्टेट का शब्द का प्रयोग किया है। अब क्या है सॉफ्ट स्टेट, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मार्क्सवाद का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो समाप्त होता है। कैसा लगा मार्क्स और कैसी लगी बाकी 3 विचारधाराएं, बताना कमेंट में, और क्लास कैसी लगी वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।